संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में कि ये एक्ट क्या है, इस एक्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या रहने वाले हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो क्यों भारत में लाया गया और इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूज में क्यों है? क्योंकि भारत सरकार ने एफसीआरए की जो लिमिट है, एफसीआरए प्राप्त करने की जो लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दिया है और एक्सटेंड करके 30 जून तक जो वैधता है उसकी कर दी है। अब इस ड्यूरेशन में होगा क्या कि जिन भी एनजीओज ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, आवेदन किया है, उनको राहत मिलेगी। साथ ही साथ जिनका 5 साल कंप्लीट हो गया था तो वो अपने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करवा सकते हैं। तो इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये रहने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार न्यूज क्या है। तो गवर्नमेंट एक्सटेंड्स वैलिडिटी ऑफ एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ टिल जून 30। इन्होंने वैधता क्या करी है, जो कि आपकी 31 मार्च को समाप्त हो रही थी वैधता, उस वैधता को बढ़ा करके 30 जून तक कर दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं। तो इससे बेसिकली उन एनजीओज को फायदा मिलने वाला है जिन्होंने आवेदन किया था या जो कह रहे थे कि मुझे नवीनीकरण करवाना है, जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे उनको इससे फायदा मिलेगा। इससे होगा क्या कि जो एनजीओ जिनकी 5 साल की वैधता 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 जून 2024 के मध्य समाप्त हो रही थी, अब वो क्या कर सकते हैं, 30 जून 2024 से पहले उसे रिन्यू करा सकते हैं। इसीलिए सरकार ने इसको एक्सटेंड किया है। आगे बात कर लेते हैं। विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो जो भी एनजीओज फॉरेन से जो एफसीआरए प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, वो इसके तहत पंजीकृत होने अनिवार्य है, ऐसा सरकार ने कहा था। और इससे न्यूज़ भी थी कि आपकी एफसीआरए के तहत बहुत सारे एनजीओ से जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, क्योंकि पाया गया था कि जिस लिए वो पैसा मंगा रहे थे फॉरेन से, उसका यूज वो उस प्रकार से नहीं कर रहे थे, कहीं गलत एक्टिविटीज में कर रहे थे। इसलिए बहुत सारे एनजीओज का जो रजिस्ट्रेशन था वो रद्द भी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। विदेशी दान प्राप्त करने के लिए जो पात्रता शर्तें हैं वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो एफसीआरए 1976 के तहत पंजीकृत होना चाहिए एनजीओ, जो भी एनजीओ है, ठीक है, जिसको भी धन प्राप्त करना है। दूसरा है कि उसका जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के ब्रांच में एक होना ही चाहिए। तीसरा आपका हो जाता है कि ये जो पैसा है अगर किसी एक एनजीओ को दिया है, एफसीआरए उसने प्राप्त किया है, तो वो किसी दूसरे एनजीओ को वो पैसा हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यानी कि अगर वो पैसा आपको मिला है, आपके काम के लिए मिला है, तो आप किसी दूसरे को वो पैसा नहीं दे सकते हो, आप ही उसको यूज करोगे। ठीक है, तो ये इसमें चीजें बताई गई थी। और जिस उद्देश्य से आपने पैसा मंगाया है वो उद्देश्य आप पूर्ण करो उस पैसे से, यानी कि उसका प्रयोग किसी और पैसे में या किसी और कार्य में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप एनजीओ चलाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड जो है उनके एजुकेशन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपने पैसा मंगाया चाइल्ड एजुकेशन के लिए और आप वो पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो अपने हित के लिए, क्योंकि वो आपको फंडिंग दे रही है। ठीक है, तो आपने वो पैसा क्या कर दिया, पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनको दे दिया, या फिर कोई अपने कार्य में यूज कर लिया, आपने अपनी लेविश लाइफ जीने में यूज कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कार्य के लिए आप पैसा मंगा रहे हो एज एन एनजीओ, आपको उसी एनजीओ में पैसा लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं विदेशी अंशदान विनियम जो अधिनियम है उसके बारे में। तो एफसीआरए है वो वर्ष 1976 जब आपातकाल के दौरान था। इस टाइम दुनिया के बहुत सारे ऐसे संगठन थे, वो अन्य देश थे, वो क्या कर रहे थे, भारत में हस्तक्षेप कर रहे थे। किस प्रकार से कर रहे थे, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संगठन है फॉरेन का, उसने यहाँ पर पैसा भेजा कि वो किसी क्या कर रही है कि वो किसी एजुकेशनल पर्पस से उसने पैसा दिया, किसी स्कूल को पैसे दे दिया डायरेक्ट, वो एफसीआरए के थ्रू नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट पैसा आ रहा है। किस लिए दिया, एजुकेशन के लिए दिया। अब मान लीजिए कोई आतंकवादी संगठन है जो वो पैसा दे रहा है और उसके बाद उस पैसे को कहाँ लगा दिया गया कि उन्होंने किसी अन्य गतिविधि में लगा दिया, क्योंकि पता तो चल नहीं रहा है ना, वहां पे तो एक स्कूल रजिस्टर्ड है जो ये पैसा भेज रहा है। मान लीजिए वो स्कूल कोई चला रहा हो, कोई आतंकवादी वो स्कूल चला रहा हो, उसने मदरसे को पैसा दिया और मदरसा वो काम क्या कर रहा है, अन्य बच्चों को पढ़ाने लिखाने इस तरीके से कार्य कर रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि इस प्रकार से कई बार जो भारत में है चीजें गलत तरीके से हो रही थी, इसलिए एफसीआरए लाया गया और एफसीआरए के थ्रू
थ्रू अब जो भी पैसा आता है विदेश से वो रेगुलेट किया जाता है कि कहाँ से आ रहा है, किसके लिए आ रहा है और किस काम में खर्च हो रहा है। पहले क्या था, ऐसा नहीं था। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए आपका FCRA लाया गया था 1976 में। ठीक है, अब इसके क्रियान्वयन से संबंधित सभी अधिकार किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। वो ये देखता है कि कैसे इसमें कार्य होने हैं, किस प्रकार से कैसे इसका अधिनियम करना है। और FCRA की यदि मैं बात करूं तो ये आपका 2010 और 2020 में संशोधित भी किया जा सका है। 2 बार इसका संशोधन हो चुका है। ठीक है, कब हुआ था? एक 2010 में हुआ था, एक 2020 में हुआ था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों FCRA का गठन किया गया था, क्योंकि जो बाहर आउटसोर्स का जो पैसा आ रहा था भारत में वो तब तक रेगुलेटेड नहीं था और पता नहीं चल पा रहा था उस पैसे का प्रयोग कहां कहां कैसे कैसे किया जा रहा है। कई आतंकवादी गतिविधियों में उसका पैसे का प्रयोग हो रहा था, कई पॉलिटिकल पार्टीज है उसका जो उसका पैसे का प्रयोग कर रही थी। इसलिए बताया गया कि अब आपका एक खाता होगा, वहां पे पैसा आएगा, रेगुलेट होगा, कौन भेज रहा है, कहां जा रहा है, किस NGO को दिया जा रहा है। तो सब कुछ भारत सरकार के अंतर्गत होगा और भारत सरकार की उस पर निगरानी रहेगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य था कि व्यक्तियों और संघों को मिलने वाले विदेशी दान को विनियमित करना। जिसको भी दिया जा रहा है, व्यक्तियों को दिया जा रहा है, उसको देखे गवर्नमेंट कि कहीं गलत तो खर्च नहीं हो रहा है। ऐसा विदेशी दान देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। जैसे मैंने बताया कि मान लो कोई आतंकवादी संगठन फंडिंग कर रहा हो तो क्या है, देश की सुरक्षा इससे थ्रेटन हो सकती है। इसीलिए FCRA को रेगुलेट किया गया। आगे बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान इसके तहत क्या क्या है। देखिए, FCRA के अंतर्गत जो पंजीकृत समूह है वो सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी दान प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, कोई रिश्तेदार को यदि पैसा भेज रहा है FCRA के थ्रू तो वो सिर्फ 10 लाख तक ही भेज सकता है, इससे ज्यादा नहीं भेज सकता है। ठीक है, FCRA के थ्रू जो भी उसने पैसा प्राप्त किया है विदेश से, उसका सिर्फ 20% वो अपने प्रशासनिक उद्देश्य में यूज कर सकता है, उससे ज्यादा पैसा यूज नहीं कर सकता है। समझ में आया? रिश्तेदार ने भेजा कोई पैसा 10 लाख रुपए, इसका सिर्फ 20% ही आप अपने प्रशासनिक जो आपका यूज है उसमें कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ये बताया गया है, इस तरह से इसको रेगुलेट किया गया है। यह अधिनियम निम्नलिखित लोगों द्वारा विदेशी धन प्राप्ति पर रोक लगाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई पैसा प्राप्त कर सकता है FCRA के थ्रू, नहीं। कुछ ऐसे संगठन है, संगठन क्या, कुछ ऐसे बाउंड्रीज हैं जिन लोगों को FCRA नहीं मिल सकता है। सबसे पहले आ जाता है इसमें जो आपकी पत्रकार है, उनको FCRA नहीं मिल सकता है। मीडिया संगठन जो हो गए उनको नहीं मिल सकता है। ठीक है, समाचार पत्र से संबंधित जो संगठन हो गए वो FCRA प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी और न्यायाधीश जो हैं वो आपके FCRA प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चुनाव उम्मीदवार जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं वो FCRA प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दल जितने भी हैं वो FCRA प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सारे दिए हो गए हैं। विधायिका और राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं या उनके पदाधिकारी हैं वो FCRA प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग जो है वो FCRA नहीं ले सकते हैं। विदेशी धन विनिमय जो है इस कानून के तहत इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, इनको फंडिंग नहीं करी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर ऐसा होगा, मान लीजिए कोई चुनाव उम्मीदवार है वो FCRA प्राप्त किया, उसने करोड़ों में प्राप्त करेगा। जैसे अब अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड देखे, जब खुल करके आया तो बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई, किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया था, सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया गया, उसके बाद किसको दिया गया, उसके बाद किसको दिया गया। ठीक है, तो ऐसे बाई चांस वो है इसका गलत प्रयोग कर सकता है, अपने चुनाव के प्रचार और प्रसार में कर सकता है। क्या पता इतना पैसा आ जाए दुबई से, क्या वो गोल्ड वगैरह मंगा करके सबको सोने की अंगूठी बांट दे, तो भाई साहब वोट तो उसी को दिया जाएगा ना, तो ये अनफेयर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, इन लोगों को FCRA से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें FCRA पंजीकरण प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, पंजीकरण के लिए व्यक्ति को या फिर NGO के पास निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होने चाहिए। पहली बात तो आपका मोटो क्लियर होना चाहिए, किसके तहत आप करवा रहे हो ये होना चाहिए। इसके पश्चात आवेदक काल्पनिक या बेनामी नहीं हो। बाई चांस ऐसा हो कि कहीं से कुछ क्राइम करके आओ, नाम बदल लिया, ये सारी चीजें, आइडेंटिटी उसकी क्लियर होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल होने का उस पर आरोप ना हो, वो दोषी ना हो कि वो प्रलोभी है, उसने जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण करवाया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए भी कई प्रकार से कार्य करते हैं। अगर आपको पता हो तो जो लोग बैप्टिज्म या क्रिश्चियनिज्म अपनाते हैं, आप
अब वे किसी धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, बट इट्स ट्रू। तो वो क्या करते हैं, वो लोभ देते हैं लोगों को कि अगर आप इसमें कन्वर्ट हो जाओगे तो हम आपको 20 लाख या 25 लाख रुपए देंगे, जो कि एक्चुअल ट्रू है, वो देते हैं। तो कई जो ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है या थोड़े से ऐसे निर्धन होते हैं बेचारे, तो वो उनकी बात मान लेते हैं, पोप किया जो भी होते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, बैप्टिज्म अपना लेते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, एंड देन वो क्या है, उनको फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं। तो ये FCRA कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा ना इंटरनेशनली, जो इनको दिया जा रहा है। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई ना कोई संगठन होगा, कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो इसके पीछे कार्य कर रहे होंगे, तभी तो ये पैसे ऐसे बांटा जा रहा है, वरना कहां से आएगा इतना पैसा। तो सेम उसी तरह से यहां पर बात की गई है कि उस पर कोई आरोप ना हो कि वो ऐसे लोगों को धर्मांतरित कर रहा है या उनको दोषी बना रहा है। ठीक है, निधियों के दुरुपयोग, राजद्रोह में संलिप्त होने की संभावना ना हो, सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य पैदा करने का आरोपित या दोषी ना हो कि उसने कई दंगे भड़काए हैं, समुदायों के बीच क्या है, वैमनस्य की भावना पैदा करी है। तो इस प्रकार से चीजें नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ जो इसके लिए आवेदन करने जा रहा है। गृह मंत्रालय जो है ये क्या करता है, 90 दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर देगा। यहां पर दिया गया क्योंकि रेगुलेट कौन कर रहा है, गृह मंत्रालय कर रहा है, और ये 3 महीने में बता देता है कि आपको आवेदन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। एक बार FCRA पंजीकरण प्रदान किए जाने के बाद यह सिर्फ 5 साल तक वैलिड होता है और उसके पश्चात आपको इसे रीन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है, और जो कि अनिवार्य है, आपको कराना ही कराना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि पंजीकरण रद्द करने के आधार क्या है। यदि आपको मिल गया है लेकिन किस आधारों पर यह रद्द भी हो सकता है, तो वह है सबसे पहले कि अब FCRA के जो मूल पीछे आपको बताए गए हैं कि आप किसके किसके तहत और कैसे कैसे इसका प्रयोग करोगे। अगर इनमें से किसी का भी उल्लंघन करते हो तो क्या किया जाएगा, आपका FCRA रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें बताई गई है ना कि आपको कैसे उस धन को प्रयोग करना है, कैसे उस धन का यूज़ करना है, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो देन क्या होगा, आपका FCRA रद्द हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। किसी जांच में आवेदन या विवरण गलत पाए जाने पर, इसी के तहत अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे NGOs थे जिनका आवेदन रद्द कर दिया गया, कि वहां पाया गया कि पैसा आ रहा है 4-5 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा ही आ रहा होगा ऑफकोर्स, और वो पैसा क्या जा रहा है, गलत एक्टिविटीज़ में लग रहा है, या किसी फंडिंग करी जा रही है, किसी पार्टी को, किसी चुनाव उम्मीदवार को पैसा दिया जा रहा है। तो इस स्थिति में जब वो पाते हैं कि आपके विवरण में कुछ गलत है, देन वो आवेदन रद्द कर देंगे। लगातार 2 वर्षों तक अपनी निर्धारित सामाजिक कल्याण गतिविधियों से निष्क्रिय रहने पर, अगर किसी ने पैसा लिया है या कहकर कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो बालिकाएं हैं, इनको मैं शिक्षित करूंगा, इनका भरण पोषण करूंगा, और वो कंटिन्यू उस एक्टिविटी से 2 साल तक दूर हैं, वैसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, समाज से संबंधित, संस्कृति से संबंधित ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो FCRA लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की राय में यदि जनहित में उसका प्रमाण पत्र रद्द करना आवश्यक हो तब कर दिया जाएगा, या फिर वो जनता कहे या जो NGO चला रहे हैं वो उस पर आरोप लगाए कि उस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, देन वो रद्द हो जाएगा। विदेशी धन के प्रयोग के मामले में वित्तीय अनियमितता देखी गई तो भी उसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा, कि जो विदेशी धन आ रहा है वो अनियमित है, सही तरीके से नहीं है, तब भी यह क्या हो सकता है, रद्द हो सकता है। तो ये तो था FCRA के बारे में। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब अंत में देख लेते हैं प्रश्न क्या है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके क्रियान्वयन से संबंधित सभी अधिकार विदेश मंत्रालय के पास हैं। इसे वर्ष 1976 में अधिनियमित किया गया था। इसके तहत पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी कथन सत्य हैं, कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।